बताएंगे सुनकर के हमारे अंदर सबके अंदर एक चेतना है कि हम हमारे आगे के जो हमारा वेद है इसको दोबारा से जो है रीस्टील करें, इसकी दोबारा से जो महत्वता है खोई हुई उसको दोबारा लाएं। लेकिन वो कैसे हो सकता है जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम उसकी रूट पे नहीं जाएंगे कि जड़ पे क्या है, क्या वजहें हैं कि ये ऊपर नहीं उठ पा रहा, क्या रीजंस हैं। तो ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि हम ये चाहेंगे हम आयुर्वेद की स्ट्रेंथ तो हम सब बताते ही है कि ये इसकी विशेषताएं हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसकी वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो बढ़ क्यों नहीं पा रहा है। तो क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है उसके अगेंस्ट? वो षड्यंत्र है तो क्या षड्यंत्र है, कौन कौन लोग उसके उस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो आज मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ पे जो रखने वाली हूँ उसका मेन विषय है कि भारत में आयुर्वेद को प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली कैसे बनाए और इसकी क्या क्यों आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमारी प्राथमिक प्रणाली कौन सी है, एलोपैथी। कोई भी लोग आप बीमार होते हैं तो हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो खराब है या नहीं है, लेकिन देखिए जो ये कलयुग है उसका अपना भाग है, सबको जो कार्य करने होते हैं जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो भी अपने आप में एक समय की मांग है। तो क्या ऐसा है कि आयुर्वेद में क्या शीघ्र प्रणाली नहीं है कि कोई जल्दी ठीक कर सके। तो आज हम इसके ऊपर मैं अपनी छोटी सी प्रस्तुति रखूंगी और इसको क्योंकि वैसे पॉलिसी लेवल जो इसकी आने वाली सरकार इसमें क्या करती है, कौन सी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है आयुर्वेद को कंट्रोल करने के लिए और क्यों करा जा रहा है, तो वो सब समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा आयुर्वेद को ऊपर से नहीं डीप से समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। तो हैप्पी मैं थोड़ा सा शुरू करूंगी। तो आयुर्वेद जैसे सेक्शन में बोला कि इसको ऋग्वेद का वेद माना जाता है, लेकिन असल में ये अथर्ववेद का उपवेद है। और अथर्ववेद के बहुत से जो चैप्टर्स है, एक्चुअली पूरी अथर्ववेद में क्या जाता है कि ये इसकी सेकंड लर्निंग, मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है लर्निंग का वो आयुर्वेद से रिलेटेड है और ये निकला कौन से ब्रह्मा जी के। तो हम सबसे सुना तो यहाँ पर तो ये शब्द जो है हमको एक और हमारे देश का है कि वो धनवंतरी है, उनको भी हमारे याद करना आवश्यक है कि ये ऋषि धनवंतरी का दिया हुआ है। और इसका सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो शाम विवेक है, जिसे आचार्य वाघन ने लिखा था। और ये आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शायद आप सब जानते होंगे, लेकिन जो आम हमारे इंडियंस है या हिंदू है वो इसको नहीं जानते। चरक संहिता और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुश्रुत, क्योंकि ये बोला जाता है कि सर्जरी जो है वो एलोपैथी की एक एक्सपर्टीज है। तो मैं बताना चाहूंगी कि एलोपैथी से पहले सुश्रुत महाराज जी थे, वो एक सर्जन थे और उनका नाम बाहर के देशों के अंदर सर्जरी जब शुरू करते हैं तो पढ़ाया जाता है, हमें भारत में नहीं पढ़ाया जाता लेकिन विदेशों में, लेकिन विदेशी स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जो संसार के पहले सर्जन थे वो सुश्रुत महाराज थे और वो 300 तरह की सर्जरी करने के एक्सपर्ट थे। रोज की रिकंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक सर्जरी, आंख की सर्जरी, और आप लोग बहुत हैरान होंगे सुनकर कि वो जो औजार यूज करते थे उन सब चीजों के लिए वो औजार आज भी सर्जन यूज करते हैं। तो हमारी जो आयुर्वेद की जो नॉलेज है वो सिर्फ औषधियों के ऊपर ही लिमिटेड नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी है उसको भी बहुत डीपली समझती है और अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो सर्जरी भी हुई है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध धर्म के आने के बाद से जो है, क्योंकि वो एक अहिंसक धर्म था, तो वहाँ पर जो है सर्जरी को जो है वो खत्म कर दिया गया एक टैबलेट उसके अंदर। तो ये हमें समझना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अंदर सर्जरी का भी पूरा महत्व है। तो वही बोलते हैं कि आयुर्वेद में एक कुछ नहीं है, एक गुण है, एक अंधविश्वास है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे आचार्य के पास जाते हैं तो आपके मन की स्थिति, आपके आत्मा की स्थिति उस सबको समझना चाहते हैं। और तो कहते हैं इससे वही ना पूछते हैं कि आयुर्वेद आपकी एब्स्ट्रैक्ट बॉडी, होलिस्टिक बॉडी, कॉजल बॉडी और आपकी फिजिकल बॉडी तीनों को ध्यान में रखते हुए आपका जो है वो संज्ञान देता है। आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं कि किडनी में वो आपकी किडनी देखेगा, अच्छा आपकी किडनी जो है वो खराब काम कर रही है, ये दवा देगा। आप हार्ट डॉक्टर के पास जाओगे वो हार्ट की दवाई देगा, लेकिन आयुर्वेद आचार्य के पास जाओगे वो क्या करेगा, वो पहले आपकी नाड़ी देखेगा, वो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को समझेगा। वो किडनी, अगर वो किडनी में लगता है कि किडनी में प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ किडनी नहीं देखेगा, वो आपकी हृदय की, वो आपका हृदय कैसे काम कर
वो पूरा पूरा आके आपको पूरे बॉडी के प्रोसेस को समझ के फिर आपको दवाई देंगे। फिर वो क्या एक इसमें क्या बोलते हैं, अरे आयुर्वेद दवाई खाओगे तो आपके पोते को जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से बहुत करा जाता है आयुर्वेद को, मतलब इससे इतना लेट रिजल्ट मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर आप खाओगे तो उसका असर आपके पोते पर भी रहेगा। अगर आपका डीएनए का जो है वो ट्रांसफर आगे उसकी हो जाती है, ये सकते हैं कि बाकी क्या है वो ये भांति जो फैलाई गई है नैरेटिव और नैरेटिव, ये हमको इनको जो है इनको हेड ऑन लेना है और इनको लड़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं कर पाए जो षड्यंत्र है तो ये हमारे लिए आयुर्वेद जो हम चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम हो सब लोग इसके बारे में जाने वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारें भी उन्हीं को रिस्पॉन्ड करती है जो ताकतवर होता है, जिसका नैरेटिव प्रभावशाली होता है, जिसका नैरेटिव मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ा होता है, सरकार उसकी सुनती है। देखिए एक टेक्निक नहीं है एलोपैथी में, तो वो क्या करते हैं, मैं अपने स्वयं के पिताजी का एक उदाहरण देती हूँ। उनकी भी पीछे 2 साल पहले बहुत तबीयत खराब हुई, तो कभी गए इमरजेंसी में एडमिट किया, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है आप जाइए। फिर हमने बोला कि आप देख लीजिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर चेक किया कि हाँ पोटेशियम बढ़ा हुआ है इनका बहुत ज्यादा, तो दवाई लिया चले गए। थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत फिर था, 3 महीने ऐसे चलता है कि डॉक्टर को बात कर रही हूँ, फिर ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं वो आपके ऊपर कि अच्छा ये काम कर गया तो ठीक है, ये काम नहीं कर गया तो कोई बात नहीं आगे चलिए। आयुर्वेद ऐसा नहीं करता है। यही मेरे पिताजी जब अपने 45-50 साल के थे तो वो बीमार हुआ करते थे, हर महीने बीमार हो जाते थे। तो ऐसे मेरी छोटी बहन के साथ ही होगा, तो उसको मलेरिया हो गया था, तो मलेरिया होने के बाद से ठीक ही नहीं हुआ, बार-बार बीमार। तो मेरे पिताजी व्यवसाय करते हैं, हम अपना सिक्योरिटी का बिजनेस है, तो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि आप मेरे ना ताऊ जी आचार्य हैं, वेद के गांव में रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल आचार्य हैं, उनसे जरा मिल लीजिए। तो हमने राजस्थान की बरसाना के आगे उनका गांव था, तो मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं देखती हूँ कि ये कैसे क्या है, ये एक इंक्विजिटिव माइंड था। तो वो आधा घंटा ना हमारे देखते थे, पूछते थे कि आपके स्टूल का कलर क्या है, जुबान निकाल कर देखते थे, और फिर वो उन्होंने आधा घंटा नाड़ी देखने के बाद हमने नहीं बताया उसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि इस लड़की के लिवर में मलेरिया के अंडे घुस चुके हैं, और बार-बार जैसे उनका साइकिल आता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और बीमार हो जाती है। और मेरे पिताजी को बोले कि इम्यूनिटी खराब है। 6 महीने का कोर्स किया, जिसके लिए उन्होंने भस्म का भी उपयोग किया, सरल भस्म का। और मैं आपको ये बताऊं, वो जब मेरे पिताजी 45-50 साल के थे और आज वो अब 80 साल की उम्र में जाकर वो दोबारा बीमार हुए, इससे उसके बाद वो बीमार नहीं हुए उस प्रक्रिया को वो दवाइयां लेने से, और ना ही मेरी बहन बीमार हुई। इस बात को 30-40 साल हो गया। देख लीजिए इस तरह का जो है वो डीप साइंस, डीप अंदर तक जाकर जो है वो बीमारी को बाहर निकालना, ये जो है ये हमारे आयुर्वेद का ही एक साइंस है जो इसको समझती है, और जिसमें ये लोग फैक्ट्री बोलते हैं, जो लेफ्टिस्ट या ये पूरा मीडिया का जो एक वो है, वो आपके आत्मा को मानसिक सबको ध्यान में रखते हुए वो करके, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो आपको जड़ से निकाल दे बीमारी। लेकिन अब यहाँ पे आपको बहुत बात समझनी पड़ेगी कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको 40 साल तक बीमारी ना होने दे। तो क्या ये जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो ये दवाइयां बनाती हैं, जो ये बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं वेदांता जैसे, क्या ये आयुर्वेद को ऊपर आने देंगे? वो जानते हैं इसकी ताकत को, वो जानते हैं इसका सामर्थ्य क्या है, वो जानते हैं कि हमारा बिजनेस शटडाउन हो जाएगा, हम कहीं भी नहीं रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद के अगेंस्ट षड्यंत्र रखा गया, चला गया। और जैसे ही मध्य हमारे योगी रामदेव जी के साथ और हो सके, लेकिन हमें एक बात और भी माननी पड़ेगी कि उन्होंने आयुर्वेद को एक रेनेसांस, एक दोबारा उस लेवल पे लाके खड़ा करा जहां पर वो कोलगेट जैसे बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयर आ गए। उनका जो हर्बल टूथपेस्ट था उसमें 5% शेयर कोलगेट का खा लिया, कोलगेट एनर्जी वाले वो हो गए। अब जब उनको नुकसान होने लगा तो टारगेटिंग शुरू हुई। अच्छा, इसके बारे में बहुत अच्छा काम जो आज ने किया था वो ये किया था कि जहां पर इनकी शॉप्स होती हैं, वहां पर इनके बड़े-बड़े होते हैं, वहां इन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बिठाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मोस्टली अनएम्प्लॉयड, जिनके पास नौकरियां नहीं होती थी, उनको नौकरी मिलनी शुरू हो गई। तो ये जो बढ़ावा उन्होंने
थोड़ा अपने लेवल पे देने की कोशिश करी, तो जिस तरह की वो टारगेटिंग हुई, वो टारगेटिंग पतंजलि की नहीं थी, वो आयुर्वेद की थी कि नहीं आयुर्वेद के रूप में बढ़ गया तो हमारे साथ हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमारा बिजनेस खा जाएगा आयुर्वेद को। तो इस लेवल का षड्यंत्र जो है ये आयुर्वेद के साथ होता है और हमको इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बात को आप जो भी मैं बताऊंगी तो ये सब ये हमें आगे ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझे। अच्छा, आप सिर्फ बोलते हैं कि गौमूत्र सिर्फ गौमूत्र है या ये है, तो क्या सिर्फ आयुर्वेद में होंगी तो गौमूत्र या औषधियां या बहुत सी प्रकार की नहीं, बहुत सी एक फैक्टर नहीं है, बहुत सी चीजों का वो सॉल्यूशन देता है आयुर्वेद हमको। और वो मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे कैसे जो है आयुर्वेद को खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। तो आप लोगों को ये पता होना इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद का स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगा और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो हमने जैसे देखा कि वो पौधों का अर्क, तेल की पत्तियां, हर्बल औषधियां, पंचकर्म उपचार, आयुर्वेदिक आहार और शल्य तंत्र जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, जो कि सुश्रुत जी महाराज का दिया हुआ है, और भस्म का जो उपयोग है। अब देखिए जो भस्म का उपयोग है ना, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मेटल्स जो होते हैं जैसे मर्क्यूरी या आयरन भस्म या भारत भस्म या लोह भस्म, ये सब जो है हमारी बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट है उसको हेल्प करता है। जैसे कि अगर मर्क्यूरी भारत ऐश की बात करें, भस्म की बात करें, तो ये क्या करता है, ये पाचन को मजबूत करता है, गैस कब्ज और अपच जैसी समस्याओं का उपचार करने के लिए उपयोगी है। फिर हड्डियों की जोड़ की समस्याओं के लिए सिल्वर भस्म, चांदी का भस्म, मुक्त भस्म स्मरण शक्ति के लिए और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए स्मरण भस्म, और हृदय और रक्त के रोग के लिए रसोन भस्म, कॉपर का भस्म। ये जो भस्म की साइंस है इसके ऊपर तो हम इसको देखिए क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है, इसकी जो उपचार है वो बहुत इफेक्टिव है। तो इसको क्या बोला, इसके जैसे षड्यंत्र होते हैं कि ये मेटल के नाम पे पॉइजन खिला देते हैं आयुर्वेद के ऊपर ये जाता है। इसमें कहीं ये भी ठीक है क्योंकि सरकार की तरफ से क्या रेगुलेटरी इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज वहां पर भी जो पढ़ाई का लेवल है वो उस लेवल का नहीं है कि इस साइंस के ऊपर जो है जैसे हम एमडी कहते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन जो की सुविधाएं हैं वो नहीं है, ताकि हम जो बच्चे आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं उनको ये रिसर्च और साइंस के बारे में ठीक से बता पाए। तो क्या होता है कभी-कभी वो मात्राएं गलत होती है, जो मात्राएं गलत होंगी तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार की ड्यूटी आती है कि सरकार इसको रेगुलेट करे, वो एक्सपर्ट्स को बिठाए और बताए कि हाँ ठीक है अगर मर्जी का एक्ट देना है तो कितना देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या पर्टिकुलराइजेशन करी जा सकती है, स्पेसिफिकेशन करी जा सकती है या नहीं, क्योंकि आयुर्वेद की विशेषता क्या है, आयुर्वेद की विशेषता ये है कि ये व्यक्तिगत उपचार है। ये क्या बोलते हैं कि हर कोई इंसान, हर एक इंडिविजुअल की अपने जीन्स हैं, उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन है, अपना जो शरीर के अंदर का उसका जो ढांचा है वो उसका अपना यूनिक है। अब हो सकता है किसी को जो है स्मरण भस्म की 5 ग्राम की जरूरत हो सकता है बीमारी के हिसाब से किसी को 10 ग्राम की जरूरत हो। तो जिन व्यक्ति के चैलेंज की बात बताई उन्होंने मेरी बहन और मेरे पिताजी को ठीक किया था, तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने जब वो स्मरण भस्म दिया था उनको खाने के लिए, तो मेरे पिताजी को उन्होंने मलाई के साथ खाने को दिया और उसकी मात्रा ज्यादा थी, और मेरी बहन की मात्रा और थोड़ी थी, उसको शहद में खाने के लिए दिया। तो मैंने उनसे तभी पूछा था क्योंकि मैं स्कूल में थी, तो उन्होंने मुझे तभी यही जवाब दिया कि क्योंकि इनका शरीर का संरक्षण और तुम्हारे पिताजी का जो है वो अलग अलग है, और उसको समझकर मैं ये जवाब दे रहा हूँ। अब जो चीज जो सिस्टम इतना पर्सनलाइज्ड है, हर एक शरीर को समझकर देता है, तो क्या उसकी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है? उससे स्टैंडर्डाइजेशन से मैं क्या कहना चाहूंगी, उसके लिए मैं आपको एलोपैथी की तरफ लेकर जाती हूँ। एलोपैथी में आपको बुखार हुआ, आपके कान में इंफेक्शन हो गया, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि 500 ग्राम की पैरासिटामोल खाना या 600 ग्राम की डोलो ले लेना,
और एंटीबायोटिक साथ में, और एंटीबायोटिक भी फॉर्म उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन हो रखा है कि 500 ग्राम की एंटीबायोटिक है या 1000 ग्राम की एंटीबायोटिक है, वो सबके लिए एक समान काम करती है। वो उनको कोई मतलब नहीं है कि हर एक शरीर अलग है, ये नहीं है। एलोपैथी इस बात को मानती नहीं, वो कहती है कि नहीं सब एक जैसे हैं, सबकी कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसी है और हम सबको एक जैसी दवा दे देंगे। उसी की वजह से जो है एलोपैथी के अंदर भी बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आयुर्वेद में नहीं होते। फिर आयुर्वेद की दवाई को सही तरीके से दिया जाए तो आयुर्वेद में कभी भी जो है वो साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों अब बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि जिस तरह से ये एंटीबायोटिक बोलती है कि 500 ग्राम की आप एंटीबायोटिक खा लो, तो क्या ये आयुर्वेद में पॉसिबल है? क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, जो ये मार्क्सिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो या जो बाहर की देश की लॉबीज हैं कि आयुर्वेद स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसमें ना ये नहीं पता चलता कि भारत में कि किसको कितनी मात्रा में दवाई देनी है, तो फिर कैसे दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, जबकि कोई बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस है। और जब आप आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज कर दोगे वहां आयुर्वेद खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा बात। It is a derived gift from ancient rishis capable of resolving diseases from the roots। ये आयुर्वेद जो है हमारे ऋषि मुनियों के बहुत ही डिवाइन गिफ्ट हम लोगों के लिए वो छोड़ कर गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर और हिंदुओं के माइंड के अंदर इंडियंस को जो है एक ऐसी भ्रांति फैलाती है, एक ऐसी नीच भावना करती है, ऐसी भय की दृष्टि से आयुर्वेद को जो है देखा जाता है कि अगर अच्छा तुम ये आयुर्वेदिक ले रहे हो तो वापस हमारे पास ही आना पड़ेगा। या कोई बच्चा अगर आयुर्वेद पढ़ रहा है एलोपैथिक के लिए कॉलेज की आयुर्वेद में जाते हैं, कैसे उसकी पहली चॉइस होगी एलोपैथी करेंगे। अगर एलोपैथी में सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर आयुर्वेद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बोलते हैं किसी को रिश्तेदारों को कि हम आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं तो सब बोलते हैं अरे अच्छा नीच भावना से उसको हाई नथिंग होती है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें हमारे माइंड स्पेस को हर्ट करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उनके ऊपर भी गंभीर चर्चा करना या सोच या शोध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि आप लोग तो खुद इसके एक्सपर्ट हैं। तो इसकी ये जो नैरेटिव है वो कैसे ठीक करें, ये जो नीच भावना या हे भावना जो भर दी गई है इसको कैसे ठीक करें? जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्तिगत संरचना के आधार पर व्यक्तिगत उपचार जो है वो आयुर्वेद के अंदर होता है, और वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपकी बात, पित्त और कफ। थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, जो आचार्य होते हैं वो तो मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे, लेकिन जो और अतिथि हैं, तो जैसे कि अगर आपको बात की प्रॉब्लम है शरीर में, तो तंत्रिका तंत्र और श्वसन प्रक्रिया से संबंधित होता है, या ये हल्का शुष्क ठंड और गति से संबंधित होता है। और वात दोष से प्रभावित व्यक्तियों को क्या होता है? उनको सूजन होती है, गैस होती है, कफ होती है, उनकी चिंताएं ज्यादा होती है। अगेन ध्यान रखिए, चिंताएं जो कि हमारी मेंटल प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, उसको जो है वो दर्शा रहा है कि किस लेवल तक शोध किया हुआ है हमारे ऋषियों ने हर एक बॉडी को लेकर, और हमें कहते हैं कि हम साइंटिफिक हैं। तो पिता दोष में आपका जो है वो दोष पाचन, तापमान और ऊर्जा से संबंधित होता है। फिर दोष के प्रभावित व्यक्तियों को अपच रहती है, जलन रहता है, गुस्सा बहुत आता है और त्वचा की समस्याएं रहती हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जो साइंस की डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, किस लेवल तक सोचा गया है, आप उसको जाने और क्या उस गहराई को हम मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज करके क्या मेजर कर सकते हैं, इसका चिंतन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं शंकराचार्य जी गुरुदेव से बोलूंगी क्या ये इस चीज के बारे में गंभीर चर्चा आपको भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सरकार यहाँ पर बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है कि जो इंटरनेशनल फार्मा लॉबी का एक अंग है, उसको इन्वॉल्व कर चुकी है। जामनगर के अंदर उनको पूरा सेटअप करके दिया और उनको बोला गया है कि आयुर्वेदा को स्टैंडर्डाइज करिए। आप बताइए कि आयुर्वेदा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, आप बताइए कि आयुर्वेदा के अंदर कितनी कौन सी दवाइयां होनी चाहिए, किस तरह से उसकी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप वो अंग्रेज हमें बताएंगे? वो अंग्रेज कौन? जिन्होंने वैक्सीनेशन के पीछे थे, जिन्होंने कोविड की दवाइयां सबको खिलाई। मैंने मेरा क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, मैं तो अपने आप में एंटरप्रेन्योर हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग और आईटी से संबंधित जो है मेरा स्पेशलाइजेशन है। लेकिन क्योंकि मैं
सोशल मीडिया पे बहुत दिखती हूँ तो समझ में आया कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं। ये सारी जो कोविड की जो वैक्सीनेशन दी गई है, बहुत लोग पीड़ा में हैं, उसकी वजह से कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, बैठे बैठे लोग गिर गिर के मर जा रहे हैं। तो तब मैंने जो है इसके ऊपर अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी शुरू करी और तब मेरे को लगा कि नहीं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये जो षड्यंत्र आयुर्वेद के अगेंस्ट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है समझने। जो मैं बोलती हूँ मेंटल जिहाद, ये लीगल टेरर जो अनलीश किया गया है आयुर्वेद के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको समझें। और इसके पीछे है क्या? इसके पीछे हमारे वही लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट लॉबीज। तो आयुर्वेद का पहचान तो इसमें मैं ये बोलूंगी कि जो ये पश्चिमी चिकित्सा शैली है एलोपैथी वाली, इन्हीं का सबसे बड़ा षड्यंत्र रहा। जैसे आपने देखा कि ये कोरोनिल जब मार्केट में आई और इसका काफी लोगों को अच्छा रिजल्ट भी दिखाई दिया, तो आयुर्वेद हमारी बॉडी, जो हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स की बॉडी है, वो फटाफट कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक है, और उन्होंने इतना बड़ा लीगल बैटल जो है आयुर्वेद के अगेंस्ट खोल दिया और 15 दवाइयां जो है वो बंद करवा दी गई कि ये तो 1954 का जो मेडिकल एक्ट है उसकी वायलेशन कर रही है, जिसमें पतंजलि को काफी नुकसान भी हुआ और उनकी 15 दवाइयां जो है इस पूरी लॉबी ने बंद करवा दी थी। अब आयुर्वेद के विकास में जो फार्मा और एलोपैथिक डॉक्टर्स की लॉबी का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कहां पर पड़ता है? पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को कमजोर करना। क्या मतलब कमजोर करना? ये अनसाइंटिफिक है, आयुर्वेद अनसाइंटिफिक। अब मैं आपको छोटा सा वो बात बताती हूँ, क्योंकि हमारी सरकार तो बजट नहीं दे रही है आयुर्वेद के ऊपर, सिर्फ जो है वो 2% जो हेल्थ बजट होता है, सिर्फ 2% बजट जो है वो आयुर्वेद को मिलता है और 98% बजट एलोपैथी को देती है। तो इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज हैं या लैब्स हैं, वहाँ पे रिसर्च नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी बाहर के देशों में रिसर्च करी ब्राह्मी के ऊपर, बैकोपा मनोनिया ब्राह्मी के ऊपर किया, तो उन्होंने ये देखा। और ये किसने ऑथर्स कौन है रिसर्च के? स्टॉक, सी लॉयर, जे कार्ड, ये सब अंग्रेज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। उन्होंने इसको पब्मेड, सीबीआई के अंदर इन स्टडीज को, रिसर्च को पब्लिश किया और इस समरी यही है कि ब्राह्मी जो है वो आपकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मतलब आपके दिमाग की जो याददाश्त, समझने की जो मेमोरी लॉस आपको हो रहा है, ये सब खाने से उन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलती है। दूसरी रिसर्च जो गूगल के ऊपर, और वो आपकी कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन की आपकी बहुत भयंकर प्रॉब्लम बन चुकी है, स्पेशली भारतीयों के अंदर, कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करें। तो गूगल के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, रिसर्च अमेरिका में हुई और उन्होंने पब्लिश भी हुई है। इसके अंदर जो है ये पाया गया कि जो गूगल है, प्लांट होता है, उसको कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है। तो कमी कहाँ है? कमी एक प्रॉपर कि हमारी सरकार इस पर पैसा खर्च करे, और बहुत से डॉक्टर्स हैं आज भी जो बहुत ऐसे, बहुत सी इंडिया में भी जो इतने स्ट्रगल के बाद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेपर्स भी पब्लिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव उन्होंने मैं कुछ डॉक्टर्स के साथ में कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो वो बता रहे थे, तो एक उनमें से डॉक्टर आशा ने अपना कहानी सुनाया कि वो उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं 40-40 साल से, पर उन्होंने देखा कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ। तो उसने कहा मैंने डिसाइड किया मैं पहले एमबीबीएस करूंगा। तो उन्होंने पहले एमबीबीएस किया और ओंकोलॉजी कैंसर के सर्जन को बने, और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की पूरी ओंकोलॉजी करने के बाद, अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन कैंसर सर्जरी में करने के बाद आयुर्वेद पढ़ा। उन्होंने बोला मैं दोनों की पढ़ाई करके आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेदा इस देश की प्राथमिक शैली होनी चाहिए, एलोपैथी नहीं। एलोपैथी आयुर्वेदा के पांव की धूल नहीं है। और एक और इंसान बोलता है जो ओंकोलॉजिस्ट सर्जन है, अब उन्होंने अपना केस उन्होंने समझाया मुझे कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि डेफिनेटली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी हो सकती है कि जो अच्छी चीजें वहां से हैं, अगर क्योंकि हमें जल्दी काम करवाना है तो कुछ इंटीग्रेशन ले सकते हैं एलोपैथी से। कैसे? उसके मेरे पास एक लड़का आया, मामा उसकी उनकी 11 साल का बेटा था, उसको जो है कैंसर था, ब्लड कैंसर। तो शुरू कर दी जाके वो लोग तो एलोपैथी में शुरू कर देते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी बच्चे की 1.5 साल चली, बहुत बीच भी हो गया। अब मैं चाहता था इंटरवीन करूं, क्या पहले आयुर्वेद से इसको
ठीक करवा के फिर बाद में देखेंगे अगर एलोपैथी को करना है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मेरे ऊपर ही केस हो जाता। तो ये जो लीगल जब मैं लीगल टेरर की बात करती हूँ तो ऐसे बहुत से हमें उसके बाद पता चला कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं अगर वो थोड़ी सी भी इंटरवेंशन या एलोपैथी को अपोज करते हैं तो जो हमारे देश के कानून हैं वो उनके अगेंस्ट जाते हैं। तो वो कहते हैं जब तक हमें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वापस इस केस पे आते हैं। डॉक्टर आशा ने बताया कि वो बच्चा जो है वो 2-3 साल के बाद उसको फिर से रिलैक्स, डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो गया, कीमोथेरेपी से इसका ब्लड कैंसर ठीक कर दिया, हम चाहिए 2 साल के बाद वो बच्चे फिर रिलैक्स, मतलब उसको ब्लड कैंसर दोबारा से हो गया और इस बार इन एलोपैथी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये अब सुनी खत्म। बोलते तो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी बात सुनेंगे, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई और होप नहीं रह गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है एलोपैथी के थ्रू इस आपके बेटे को ठीक करने की कोशिश पूरी करूंगा और 99% आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। He says within 25 days, 25 दिन के अंदर उस बच्चे का कैंसर रिवर्स हो गया और वो आज बिल्कुल हेल्दी और ठीक है। ये उन्होंने भी ये बताया कि आयुर्वेद में कैंसर जैसी बीमारियों का भी शास्त्र में बहुत उल्लेख किया है। प्रॉब्लम ये है कि लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी नानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आयुर्वेद के अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है, इन शास्त्रों का नॉलेज दिया जा रहा है। तो इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला गया है कि अगर ट्यूमर हो गया है तो आप पहले उसको दवाइयों से जितना कम कर सकते हो उतना कम करो और उसके बाद आप उसको सुषुम्ना प्रणाली से ट्यूमर को बाहर निकालो, मतलब सर्जरी से उसको तब बाहर निकालो। तो इसे प्रॉपर सिस्टम पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो ये प्रोसेस जो है एलोपैथी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि हमारा जो सरकार का जो पहला प्रणाली है भारत की वो एलोपैथी है, मेडिसिन है और मेडिसिन का मतलब एलोपैथी। तो हिजर मुझे कोई भी ऐसा पेशेंट को ट्रीट करने से पहले साइन करवाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर अगर केस कर दे कि एलोपैथी डॉक्टर ने मेरा केस खराब कर दिया तो मेरे को सीधा जेल होगा। ये सेम प्रावधान एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए नहीं है। अगर वो केस खराब भी करते हैं टेस्ट एंड ट्रायल में तो भारत में उनके लिए कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग दंड नियम नहीं है। तो ये जो एक लीगल टेररिज्म हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है काम करते करते, इस पे भी विचार करना और किस तरह से हम अपनी सरकार के साथ पॉलिसी के ऊपर पूरी बॉडी बनाकर जो है वो जाए और बोले कि ये हमारी मांग है आपसे, आयुर्वेद को आपने आयुष नाम तो बड़ा कर दिया, आयुष इंडस्ट्री तो दिखा दी, लेकिन आप लोग बहुत हैरान होंगे सुनकर कि आयुष के नाम पे भारत देश को सिर्फ स्पा सेंटर बनाने का काम चल रहा है। स्पा मतलब पंचकर्मा आयुष स्पा लीजिए आयुर्वेद के नाम के ऊपर और जाइए, ठीक है, ये स्पा बना रहे हैं देश को, स्पा टूरिज्म का काम चल रहा है वहां पर। तो क्यों चल रहा है? क्योंकि जो वो भी होता है कि देखिए आयुर्वेद तो प्रिवेंटिव वो है। मैंने कुछ पहले आयुष का सेमिनार हुआ था, मैं इसमें गई थी, तो वहां पे जो उनके एडवाइजर आए थे डॉक्टर उपाध्याय, वो उनका एक ही कहना था कि अरे तो ये तो प्रिवेंटिव है, ये तो लाइफस्टाइल से ठीक हो जाती है, अच्छा खाएं अच्छा पिए उसी से ठीक हो जाएगी। उन्होंने एक बार चर्चा में करी कि नहीं, आयुर्वेद के अंदर उतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट की प्रोसेस है जितना अच्छा वो प्रिवेंशन की बात करता है। तो क्या है एक मिनट, आयुर्वेद तो प्रिवेंटिव है लेकिन ट्रीटमेंट चाहिए तो एलोपैथी के पास ही चाहिए। ये जो एक मेंटली प्रोग्रामिंग करी हुई है लोगों की कि ट्रीटमेंट चाहिए तो एलोपैथी के पास नहीं, बाकी घर में अपने नुस्खे जो चलाने हैं वो चलाते रहो। तो ये भी एक नैरेटिव वॉर है जिसके अगेंस्ट हमारा जो है लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप देखिए कि एप्रोप्रिएशन एक बहुत बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है। कैसे जो पूरी लॉबीज हैं ये पहले हमारे को विलिफाई करती हैं, अरे कोयले से काम साफ करते हो, कितने पिछड़े हो, कितने प्रिविलेज हो आप, इंडियन तो बहुत प्रिविलेज है, नमक यूज करते हो, अपनी दातुन करते हुए कितने प्रिविलेज हो, देसी घी खाते हो, अरे तो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। ये पूरे नैरेटिव दुनिया भर में चला है। आज के डेट में क्या है सच्चाई? कॉलगेट ने अपना चारकोल वाला पेस्ट निकाल दिया, मेरे पेस्ट में तो चारकोल है, मेरे पेस्ट में तो नमक है। तो ये जो एक एप्रोप्रिएशन हो गया, और घी के लिए देसी घी के लिए कहते हैं कि फुल ऑफ एंटीटॉक्सिन्स, प्राणायाम को बोलते हैं कि ब्रीदिंग
संचालित कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि हम कैसे जो हमारी अपना ज्ञान है उसको वापस उनके जंगल से वापस उठाएं। तो इसमें ऑफकोर्स बहुत ही बातें हैं, पांडे जी की मुझे बात पर सवेरा वो बोल रहे थे, मैं उनके नहीं जाऊंगी। तो मेरा जो मेन वो रहेगा कि जो ये WHO का जो इसके अंदर जो काम चल रहा है, गुरुदेव आप इसमें स्पेशल ध्यान दें, ये ठीक नहीं लग रहा। और इसमें जो है ये देखिए टेड्रोस जो है ये मिले थे अभी जयशंकर के साथ, तो ये जो गठबंधन WHO और आयुर्वेदा का हाईजैकिंग होने का बहुत बड़ा संभावना लग रही है। और ऐसी बहुत बड़ी पत्रकार है मधुकेश्वर जी, उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा था कि रियल डिस्ग्रेस, WHO is a rogue organization working as a flunky pharma partner। यदि फार्मा तो फार्मा माफिया के लिए काम करती है, आपने इनके हाथ में आयुर्वेद पकड़ा दिया, तो आपको जो है और यही WHO कोविड के स्कैम के पीछे भी है। अब आपने इन्हीं को जो है आयुर्वेदा को पकड़ा दिया, जामनगर में पूरा जो है वो पूरा पॉलिसी लेवल पे काम चल रहा है। ये पॉलिसी लेवल भारत सरकार लेगी और सारे लोगों को बोल देगी कि आपको इस पॉलिसी के लेवल के आधार पे काम करना होगा, क्योंकि आपको आप सब लोग जो आचार्य हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपको जेल होगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके उसमें पॉइंट में लेकर आना चाहती थी। और स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ हो सकती है गुरुदेव, ये हमारी तरफ से जाना चाहिए सरकार को। कहाँ हो सकती है कि औषधियों का जो प्रोक्योरमेंट है कि औषधि कैसी होनी चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, कि ये बीज की औषधि होनी चाहिए, इतनी मात्रा में जो है वो आप जो आयुर्वेदिक दवाइयां कंपनी बनाती हैं इतनी मात्रा में यूज हो, उसके लिए जो हमारे खुद के विशेषज्ञ जो है बैठी एक पॉलिसी पेपर बनाए और सरकार को सबमिट करें कि इन लेवल के अंदर तो हम कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन के वर्क, और हम उस लेवल पे काम भी करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो आयुर्वेदा के साथ भेदभाव हो रहा है उसको भी डीपली समझकर उसके ऊपर भी जो है वो सरकार को हमारा पेपर देना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग देनी, उनको बस यूनिवर्सिटी से पास आउट करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कैसे वो मेंटल वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसकी रिजॉल्व करने के लिए उनको नहीं दिया जाता। तो ये जो बच्चों के अंदर ट्रेनिंग का अभाव है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो आयुर्वेद और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के खिलाफ भारतीय सरकार द्वारा भेदभाव है, उनकी जो सैलरी जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ 1 लाख है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए, और एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए 10 लाख है। उनकी जो पे स्केल है उसके अंदर भी जो है बहुत बड़ा भेदभाव होता है। उनके लिए जो है 80,000 का पे स्केल है डॉक्टर के लिए, दसवें हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके लिए 30 से लेकर 35,000 की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ पर भी बहुत बड़ा भेदभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके हमारा शोध करना बहुत जरूरी है। तो अपनी जन्मभूमि में आयुर्वेद के साथ घोर भेदभाव हमें होता हुआ दिल को परेशान करता है, और एलोपैथिक प्रणाली की तुलना में स्वास्थ्य बजट का एक छोटा सा हिस्सा इसको मिलता है। जबकि जैसे कैंसर, क्यों ये लोग कैंसर आयुर्वेद में जो है वो कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है, और अगर वेदांता जैसा हॉस्पिटल आपका कैंसर का इलाज करने के लिए 5 लाख का या 10 लाख का पैकेज पे करता है, तो आयुर्वेदा उसको 25-30 हजार में ही ठीक करके दे सकता है। ये आयुर्वेदा की कैपेबिलिटी है, और ये आपको जन जन तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। अपनी तरफ से मैंने छोटी सी कि हम जब तक सरकार कुछ करे ना करे, हमारे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, उनको कैसे हम भारतीय तक पहुंचा सके, तो इसलिए आईटी की स्किल्स थी मैंने वो यूज करते हुए पोर्टल पे मैं काम कर रही हूँ, जिसका नाम है ayushdoctors.com करके। मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल आचार्य हैं, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो इस पोर्टल के थ्रू हमारे साथ जुड़े। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी इस पोर्टल पे देंगे ताकि देश विदेश के लोग आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चर्चा करके आपसे दवाई लें, आप निर्धारित करें कि आपकी कौन सी दवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप उनको पर्सनलाइज केयर दें। कोविड से बहुत लोग परेशान हैं, वैक्सीनेशन देने के लिए उसके ऊपर अपना शोध करें और अपनी दवाइयां जो भी बताएं कि कैसे ठीक हो सकते हैं, उससे कैसे निवारण कर सकते हैं। तो इस पोर्टल के थ्रू हम आपको जो है अपने लोगों से जोड़ेंगे। ये जो जैसा बातें हुई के ऊपर बहुत स्पेशलिस्ट को बुला के हम चर्चा करेंगे। शक्तिशाली महारानी से मेरी प्रार्थना होगी कि जैसे ये पोर्टल रेडी हो, आप इस प्रोजेक्ट में हमें अपना आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं महाराज जी।
तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को जो है वो विराम देती हूँ। आप सबका बहुत